नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानी बाय शिवानी में। दिन भर स्कूल की भागदौड़ से थककर नैना अपने कमरे में गई। उसने काम वाली से चाय बनाने को कहा और सोफे पर बैठ गई। फिर चाय पीकर वह आराम करना चाहती थी। इस समय वह किसी से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मेन गेट में ताला लगा दिया था। कुछ ही मिनटों बाद फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसे पता था कि यह ट्रंक कॉल है, लेकिन रिसीवर उठाने का मन नहीं हुआ। उसने सोचा कि काम वाली से कह देगी कि कोई घर पर नहीं है। तभी घंटी बंद हो गई। थोड़ी देर बाद फिर से घंटी बजी। नैना चिढ़कर उठी और फ़ोन उठाकर कान से लगाया। फ़ोन उसकी ननंद का था, जो जबलपुर से कॉल कर रही थी। नैना ने जैसे ही हेलो कहा, उसकी नंद बोली, भाभी तुम जल्दी आ जाओ, माँ बहुत याद कर रही है। माँ जी को क्या हुआ? नैना ने घबराकर पूछा। लगता है अंतिम समय है, ननंद ने जल्दी से कहा। वह तुम्हें देखना चाहती है। अच्छा, कहकर नैना ने फ़ोन रख दिया। नैना ने घड़ी में देखा, 4 बज रहे थे। जबलपुर के लिए ट्रेन रात को 10 बजे थी। उसने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करके 2 बर्थ बुक कराने को कहा। नैना की सास पहले उनके साथ ही रहती थी। नैना के पति राघव 3 भाइयों में दूसरे नंबर के थे। बड़े भाई की नौकरी अक्सर बदलती रहती थी। छोटा भाई बंटी अभी बहुत छोटा था। राघव की भोपाल में BHEL में स्थायी नौकरी थी। उसकी माँ छोटे बेटे के साथ राघव के पास भोपाल में रहने आई, लेकिन यह साथ ज़्यादा दिन नहीं चला। 3 साल बाद एक सड़क दुर्घटना ने राघव की जान ले ली। नैना को BHEL से कुछ पैसे तो मिला, लेकिन अनुकंपा नियुक्त नहीं मिली। उसकी सास ने हालात समझकर बंटी को लेकर बड़े बेटे के पास चली गई। नैना ने पति से मिले पैसों से एक मकान खरीदा। कुछ लोन लेकर उसने दूसरी मंजिल बनवाई। खुद ऊपर रहने लगी और नीचे एक स्कूल शुरू कर दिया। पति की मौत के बाद नैना की दुनिया अपनी बेटी और स्कूल में सिमट गई। पहले नैना की सास से थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे काम में व्यस्तता के कारण यह दूरी बढ़ने लगी। नैना की ससुराल से जैसे वह छूट गई थी। जेठ और देवर ने फ़ोन पर हालचाल पूछने के अलावा और कुछ नहीं किया। मकान, ज़मीन जायदाद या अन्य पारिवारिक संपत्तियों में हिस्सेदारी की तो कोई बात नहीं हुई, और किसी ने यह तक नहीं पूछा कि वह कैसे गुजारा कर रही है या उसका स्कूल कैसे चल रहा है। इस उपेक्षा के बावजूद नैना को अपने अपनों से एक स्नेहिल स्पर्श की उम्मीद रहती थी। उसे सहानुभूति और विश्वास से भरे कुछ शब्दों की चाह थी। हर इंसान अपनी मेहनत की सराहना चाहता है, लेकिन नैना की ज़िंदगी में यह सब नहीं था। उसे खुद ही रोना पड़ता था और खुद ही चुप हो जाना पड़ता था। नैना ने अपनी छोटी सी दुनिया बहुत मेहनत से बनाई थी। एक दिन भी इस दुनिया से बाहर रहना उसके लिए मुश्किल था। उसने कई बार बाहर घूमने का मन बनाया, लेकिन जा नहीं सकी। आज जाना ज़रूरी था, क्योंकि सास की हालत चिंताजनक थी और उन्होंने उसे मिलने के लिए बुलाया था। ट्रेन ने सुबह 6 बजे जबलपुर उतारा। वह बेटी को लेकर प्लेटफॉर्म पर बने लेडीज़ वेटिंग रूम में गई। वहीं तैयार हुई। बेटी को भी तैयार किया और जेठानी के घर फ़ोन मिलाया। फ़ोन जेठानी ने उठाया। बातचीत में ही जेठानी ने अस्पताल का नाम पता बताते हुए कहा, हम सब भी घर से रवाना हो रहे हैं। नैना को जेठानी के मन की बात समझते देर न लगी, इसलिए वह स्टेशन के बाहर से ऑटो पकड़कर सीधे अस्पताल पहुंची। उस समय डॉक्टर राउंड पर थे, अतः कुछ देर उसे बाहर ही रुकना पड़ा। डॉक्टर के जाने के बाद नैना भीतर पहुंची। सास को ड्रिप लगी थी। ऑक्सीजन की नली से श्वास चल रही थी।
गले के कैंसर ने भोजन पानी की नली को रोक कर रख दिया था। उनकी जबान भी उलट गई थी। वह केवल देख सकती थी और इशारे से ही बात कर रही थीं। पिछले 4 दिन से यही हालात थे। लगता था अब गई तब गई। नैना ने पास जाकर उनका हाथ छुआ। पसीने और चिपचिपाहट से उसे अजीब सा लगा। उसकी नज़र बालों पर गई तो लगा महीनों से कंघी ही नहीं हुई है। होती भी कैसे? वह पिछले 6 माह से बिस्तर पर जो थीं। नैना ने आवाज़ दी। उन्होंने आंखें खोली तो देखकर लगा कि पहचानने की कोशिश कर रही हैं। मैं हूँ माँ जी, नैना। आपकी पोती को लेकर आई हूँ। सुनकर उन्हें संतोष हुआ। फिर हाथ उठाया और इशारे से कुछ कहा तो नैना को लगा कि शायद पानी मांग रही हैं। नैना ने पूछा, पानी चाहिए? उन्होंने हाँ में सर हिलाया। नैना ने पानी का गिलास उठाया ही था कि वहाँ मौजूद परिवारजनों ने रोक दिया। कहा, डॉक्टर ने ऊपर से कुछ भी देने के लिए मना किया है। नैना का हाथ रुक गया। उसने विवशता से सास की ओर देखा। सास ने नैना की बेबसी समझ ली थी और समझती भी क्यों नहीं। पिछले 4 दिन से यही तो वह समझ रही थीं। हर आगंतुक से वह पानी मांगती। आगंतुक पानी देने की कोशिश भी करता, किंतु वहाँ मौजूद डॉक्टर और नर्स रोक देते थे और माँ जी को निराश होकर अपनी आंखें मूंद लेनी पड़ती। सास की इस बेबसी पर नैना का मन भर आया। तभी ननंद ने कहा, छोटी भाभी, आप घर जाकर कुछ आराम कर लें। रात भर का सफ़र करके आई हैं, थक गई होंगी। पहले नैना ने भी यही सोचा था, किंतु सास की हालत देखकर उसका मन जाने का ना हुआ। वह बोली, नहीं, ठीक हूँ। नैना वहीं रुक गई। वह स्टूल खींचकर माँ जी के पैरों के पास बैठ गई। मन हुआ कि उनके पैर दबाए। नैना ने जैसे ही कंबल हटाए, दुर्गंध उसकी नाक को छू गई। उसने थोड़ा और कंबल सरका कर देखा तो बिस्तर में काफ़ी गंदगी थी। माँ जी के प्रति यह उसका दूसरा अनुभव था। इससे पहले नैना हाथ में चिपचिपाहट और बालों में बेतरतीब लटें देख चुकी थी। नैना को अब समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि सास का बचना मुश्किल है। तमाम रिश्तेदार भी इस हकीकत को जान चुके थे, इसलिए सारे लोग खबर लगते ही पहुंच चुके थे। गले के कैंसर में ऑपरेशन जोखिम से भरा होता है। उसमें भी यदि श्वास नली को जकड़ लेने वाला ट्यूमर हो तो जोखिम 100% तक हो जाता है। नैना का मन माँ जी के प्रति करुणा से भर गया। उसे ग्लानि इस बात की थी कि यदि माँ जी को मरना है तो क्यों उनकी इच्छाओं को मारकर और उन्हें गंदगी में पटककर मौत की प्रतीक्षा की जा रही है। क्या हम उन्हें एक स्वस्थ और अच्छा माहौल नहीं दे सकते? वह जानती थी कि एक उम्र के बाद बड़े बूढ़ों की बीमारी में केवल बेटा बेटी या बहुएं ही कुछ कर सकती हैं। उनके अलावा कोई और कुछ नहीं कर सकता। नौकरों के काम तो केवल औपचारिक होते हैं। यहाँ स्वजनों के पास समय नहीं था। यदि था भी तो इच्छा शक्ति का अभाव और अहंकार आड़े आता था। लोग आते, हालचाल पूछते, डॉक्टरों और नर्सों से बात करते, बैठकर अपनी दिनचर्या की व्यस्तता गिनाते और चले जाते। नैना का मन हुआ कि डेटॉल के पानी से माँ जी को नहला दे, पर कमरे में जेठ, नंदोई और दूसरे पुरुषों की मौजूदगी देखकर वह चुप हो गई। दोपहर को देखभाल करने वाले तमाम पुरुष चले गए। जेठानी भी मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करने के लिए घर जा चुकी थी। कमरे में नैना, ननद और देवर बंटी के अलावा कोई ना बचा। नैना ने मन ही मन कुछ निर्णय किया और वार्ड बॉय को आवाज़ देकर गुनगुना पानी, डेटॉल और स्पॉन्ज लाने को कहा। वह खुद नर्स के पास जाकर
एक कैंची मांग लाई और सबसे पहले नैना ने कैंची से माजी के सारे बाल काटकर छोटे छोटे कर दिए। साबुन के स्पंज से सर साफ किया और कपूर का तेल लगाया। फिर शरीर पर स्पॉन्ज किया, सूखे साफ तौलिए से बदन पोंछा और हल्के हल्के हाथ से हाथ पांव में तेल की मालिश कर दी। साफ और धुले कपड़े पहना दिए, बिस्तर की चादर और रबड़ बदली, पाउडर छिड़का, कमरे का फर्श धुलवाया। अब माजी में ताजगी झलक उठी। नैना शाम तक वहीं रही। यद्यपि माजी के बाल काटना किसी को पसंद नहीं आया, पर नैना ने जिस लगन के साथ साफ सफाई की थी, यह बात सारे रिश्तेदारों को पसंद आई। वे नैना की सराहना किए बिना रह ना सके। हाँ, बाल काटने पर जेठ के तीखे शब्द जरूर सुनने पड़े। नैना ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और ननद के साथ घर आ गई। अगले दिन सुबह 9 बजे नैना अस्पताल पहुंची और थोड़ी देर बाद ही फिर साफ सफाई में जुट गई। दोपहर को माजी ने पानी मांगा। नैना ने डॉक्टर की हिदायत का हवाला देकर कहा, आप ठीक हो जाइए, फिर खूब पानी पी लीजिएगा। पर इस बार माजी नहीं मानी। उन्होंने इशारे से ही हाथ जोड़े और ऐसा संकेत किया मानो पांव पकड़ रही हैं। नैना से रहा न गया, उसके आंसू बह निकले। उसने बिना किसी की परवाह किए कप भरकर पानी माजी को दे दिया। ननद और जेठानी दोनों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सारा पानी गले से नीचे उतर गया, जबकि कैंसर से गला पूरी तरह अवरुद्ध था। पानी भीतर जाते ही माजी को मानो नई जान आई। उनमें कुछ चेतना सी दिखी और चेहरे पर हंसी भी। जेठानी और ननद दोनों ने कुछ कुछ बातें भी की। अब आप जल्दी ही अच्छी होने वाली हो, देखिए गला खुल गया। तभी माजी ने इशारा कर फिर से कुछ मांगा। नैना ने पानी और दूसरी चीज़ों के नाम बताए तो उन्होंने सभी वस्तुओं को इनकार कर दिया। नैना ने पूछा, दूध? उन्होंने हाँ में सर हिलाया। नैना ने तुरंत दूध मंगवाया। एक बार जेठानी ने सख्ती से कहा, पानी तो ठीक है, लेकिन दूध बिना डॉक्टर से पूछे मत दो। लेकिन नैना को नहीं पता क्यों उसने बिना किसी की परवाह किए माजी को उसी कप में दूध भी दे दिया। दूध गले से नीचे चला गया और माजी के चेहरे पर एक अजीब संतोष दिखा। उन्होंने इशारों से बेटा बेटियों को बुलवाया। बाकी सब तो वहाँ थे, लेकिन जेठ और बंटी नहीं थे। उन्हें भी फ़ोन करके बुला लिया गया। माजी ने पहले जेठ का हाथ ननद के सर पर रखा, फिर नैना को बुलाया और फिर बंटी को। उन्होंने नैना का हाथ पकड़ा और बंटी का हाथ नैना के हाथ में रख दिया और उसे कतार निगाहों से देखने लगी, जैसे कह रही हो, अब मेरे बेटे का तुम ही ध्यान रखना। नैना का मन भर आया और उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, आप चिंता ना करें, बंटी मेरे बेटे की तरह है। फिर जब उसने बंटी की ओर देखा तो वह उसकी ओर देख रहा था। नैना के अंदर मातृत्व का एहसास उमड़ पड़ा, लेकिन माजी का हाथ नैना से छूट गया। नैना चौंकी और उसने माजी की गर्दन को झूलते हुए देखा। कमरे में सभी चीख पड़े। माजी! जेठ नैना की ओर देखकर गुस्से से बोले, तूने माँ को मार डाला, आखिर क्यों पानी पिलाया और क्यों दूध दिया? नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सहमी हुई भूत की तरह खड़ी रही। उसे बार बार माजी के संकेत याद आ रहे थे। उसने सोचा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। अगर माजी की मौत करीब थी तो उन्हें क्यों भूखा प्यासा मरने दिया जाए? लोग तो किसी को भूखा प्यासा नहीं जाने देते, तो जीवन के इस अंतिम क्षण में वह कैसे माजी को भूखा छोड़ सकती थी? वहीं मौजूद महिलाएं रोने लगीं और जेठ जी बड़बड़ाते रहे। नैना ये सब सहन नहीं कर पाई और बाहर की ओर चल दी।
वह दरवाजे के करीब ही थी कि किसी ने उसके दोनों हाथों को छुआ। उसने देखा कि उसके दाएं हाथ की उंगली बंटी ने और बाएं हाथ की उंगली उसकी बेटी नीलम ने पकड़ रखी थी। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।